नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट पाठशाला में। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं मूल विधि का कल एक लेक्चर हुआ था जिसमें हम लोगों ने अपने मूल विधि का सिलेबस को देखा था। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं दहेज प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 1961। क्या पढ़ने वाले हैं? दहेज प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 1961। प्रतिषेध अधिनियम 1961। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, दहेज प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 1961। देखिए, समाज में व्याप्त दहेज की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए 1959 में, कब? 1959 में। डेट क्या थी? कलर चेंज कर लेते इसका। 24 अप्रैल 1959 को संसद में लोकसभा ने या लोकसभा में क्या हुआ था? दहेज प्रथा प्रतिषेध विधेयक 1959 आया था। यानी कि 24 अप्रैल 1959 को लोकसभा में दहेज प्रथा प्रतिषेध विधेयक 1959 आता। क्या? अधिनियम नहीं, विधेयक। क्योंकि जब कोई अधिनियम आता है तो स्टार्टिंग में विधेयक ही होता है, और अधिनियम कब बनता है? जब उसका संसद में पास हो जाता है। संसद में पास मतलब लोकसभा, राज्यसभा और फाइनली उस पर राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं, तब वह विधेयक बनता है। यानी कि जो हमारा अधिनियम बनता है, जो हमारा विधेयक आया था वो 24 अप्रैल 1959 को आया था। बट या उस समय लागू नहीं हुआ था, मतलब मीन्स ये लोकसभा में तो ये पास हो गया था, बट ये जब राज्यसभा में आया, राज्यसभा में, तो राज्यसभा ने इसमें कुछ संशोधन प्रस्तावित किए। इस संशोधन पे जो लोकसभा थी हमारी, वह सहमत नहीं थी। लोकसभा सहमत नहीं थी, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद किस बात का था? तो विवाद था दहेज प्रथा में किसको शामिल किया जाए या नहीं शामिल किया जाए। दहेज की जो परिभाषा है उसमें किन मुद्दों को शामिल किया जाए, किन मुद्दों को शामिल ना किया जाए। और दूसरा मुद्दा ये था कि दहेज के लिए क्या सजा दी जाए। ठीक है, यानी कि जो विधेयक था 1959 में आया, 24 अप्रैल 1959 में, या लोकसभा में तो पास हो गया, लेकिन यह राज्यसभा में पास ना हुआ। क्यों? राज्यसभा और लोकसभा के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया था। विवाद किस बात का था? विवाद यह था कि दहेज की परिभाषा में किन मुद्दों को शामिल किया जाए और किन मुद्दों को शामिल ना किया जाए, और दहेज लेने पर कौन सी सजा दी जाए। ठीक है, फिर क्या हुआ? उसके बाद 6 मई 1961, यानी कि 1962 से 1961 तक यह विवाद चलता रहा। फिर 6 मई 1961 को राष्ट्रपति ने लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई। क्या बुलाई? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई। तो तो आप लोगों को यह पता होगा कि राष्ट्रपति किस किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो आप लोग ये चीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ? ये जो संयुक्त अधिवेशन था ये 6 मई से 8 मई 1961 तक चला। ठीक, 6 मई से 8 मई 1961 तक चला। और यह जो विधेयक था, यह विधेयक लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में क्या हो गया? पास हो गया। ठीक, यानी कि यह लोकसभा और राज्यसभा में कब पास हुआ? जब राष्ट्रपति ने 6 मई 1961 को
संयुक्त बैठक बुलाई और यह संयुक्त बैठक 2 दिनों तक चली, 6 से 8 मई तक। उस तब इस संयुक्त बैठक में यह विधेयक लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में पास हो गया। फाइनली 20 मई को, कब 20 मई 1961 को इस पर राष्ट्रपति महोदय ने भी क्या कर दिए, अपने हस्ताक्षर कर दिए। यानी कि देखिए 6 मई से 8 मई तक जो संयुक्त बैठक हुई, इसमें लोकसभा और राज्यसभा ने अपनी सहमति दे दी और फाइनली 20 मई 1961 को राष्ट्रपति ने भी अपने हस्ताक्षर कर दिए। यानी कि यह विधेयक कब अधिनियमित हुआ या राष्ट्रपति ने इस पर कब साइन किए, तो 20 मई 1961 को। ठीक, आगे चलिए आगे देखते हैं। अब क्या हुआ, देखिए यह जो अधिनियम था, यह अधिनियमित कब हुआ, यानी कि राष्ट्रपति ने इस पे साइन कब किए, उसके बाद यह लागू कब हुआ। ठीक, यह संपूर्ण भारत पर कब लागू हुआ, इसमें कुल अध्याय कितने हैं, कुल धाराएं कितनी। देखिए कोई भी एक्ट होगा इसमें ये पॉइंट हम लोगों को जरूर याद होने चाहिए, क्या, या कब अधिनियमित हुआ, कब लागू हुआ और कुल कितने अध्याय थे और कुल कितनी धाराएं हैं। तो यह कब अधिनियमित हुआ, तो यह अधिनियमित हुआ था 20 मई 1961 को। कब लागू हुआ, तो यह लागू हुआ 1 जुलाई 1961 को। संपूर्ण भारत पर कब लागू हुआ, देखिए जब यह लागू हुआ था उस टाइम यह जम्मू एंड कश्मीर पे लागू नहीं हुआ था, यानी कि यह संपूर्ण भारत पर लागू नहीं हुआ था। क्यों, क्योंकि उस टाइम इस पर जम्मू एंड कश्मीर में चल रही थी धारा 370, यानी कि धारा 370 के अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। बट वर्ष 2019 में जब आर्टिकल 370 को जम्मू एंड कश्मीर से हटाया गया या हमारे भारतीय संविधान में धारा 370 का निरसन किया गया, उसके बाद से यह एक्ट संपूर्ण भारत में लागू हो गया। तो संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ, तो संपूर्ण भारत में 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ। इस एक्ट में कुल कितने अध्याय हैं, तो इस एक्ट में 0 अध्याय है। इस एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं, तो इस एक्ट में कुल 10 धाराएं हैं। ठीक, तो देखिए क्या, यह एक्ट कब अधिनियमित हुआ, 20 मई 1961 को। यह कब लागू हुआ, 1 जुलाई 1961 को। संपूर्ण भारत पर कब लागू हुआ, 31 अक्टूबर 2019 को। कुल कितने अध्याय हैं, तो इसमें 0 अध्याय है। कुल कितनी धाराएं हैं, तो इसमें कुल 10 धाराएं हैं। कुल कितनी धाराएं हैं, कुल 10 धाराएं हैं। ठीक, ठीक, अब चलिए देखते हैं इसकी पहली धारा या पहला सेक्शन कौन सा है। धारा 1, यानी कि संक्षिप्त नाम, इसका विस्तार तथा लागू होना। तो इसका संक्षिप्त नाम क्या है, इसका संक्षिप्त नाम है दहेज प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 1961। जिसका विस्तार कहाँ है, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। यह लागू कब हुई थी, तो यह लागू हुई थी 1 जुलाई 1961 को।
ठीक। फिर देखिए संक्षिप्त नाम दहेज प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 1961। ठीक है, इसका विस्तार वर्तमान समय में संपूर्ण भारत पर है। ठीक, यह कब लागू हुआ था? तो यह 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ था। ठीक, अब देखते हैं इस अधिनियम की धारा धारा 2 धारा 2 क्या कहती है? तो धारा 2 में क्या दिया हुआ है? दहेज की परिभाषा। देखिए कोई भी एक्ट होगा मोस्टली उसमें जो धारा 2 होती है वह उस एक्ट की परिभाषा या परिभाषा ही होती है। देखिए धारा 1 होगा संक्षिप्त नाम, उसका विस्तार और वह कब लागू हुआ, और धारा 2 होगी उस एक्ट की परिभाषा, यानी कि दहेज की परिभाषा क्या होती है। ठीक, तो दहेज की क्या परिभाषा होती है? तो होती है एक पक्ष के द्वारा तो दहेज प्रथा की परिभाषा क्या होती है? एक पक्ष अभिभावक के द्वारा दूसरे पक्ष के दूसरे पक्ष के अभिभावक से विवाह से पूर्व विवाह के समय तथा विवाह के पश्चात किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूतियों की मांग दहेज कहलाती है। तो दहेज क्या है? एक पक्ष के अभिभावक के द्वारा दूसरे पक्ष के अभिभावक से विवाह से पूर्व या विवाह के समय या विवाह के पश्चात संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूतियों की मांग ही दहेज कहलाती है। ठीक, तो अभिभावक मतलब हो गए माता पिता, दोस्त और रिश्तेदार। ठीक है, यानी कि अभिभावक का मतलब हुआ माता पिता, दोस्त या रिश्तेदार। ठीक है, दूसरा पक्ष यानी एक पक्ष लड़की पक्ष होता है, दूसरा पक्ष वर पक्ष होता है। ठीक है, विवाह के सपूर्व यानी कि शादी होने से पहले ही जो मांगा जाता है, और विवाह के समय यानी जिस टाइम पे विवाह हो रहा होता है, यह विवाह के पश्चात। देखिए बहुत से लोग शादी के बाद भी
दहेज की मांग करते रहते हैं, ठीक है। संपत्ति, संपत्ति यानी देखिए धन, मकान या भूमि इत्यादि, ठीक है। और मूल्यवान प्रतिभूति का क्या मतलब होता है, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि एफडी या कोई बिल होता है, ठीक है, या कोई बिल होता है की मांग। देखिए दहेज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मांग का होना। अगर मांग नहीं है तो दहेजवाद नहीं मानी जाती, तब वह उपहार होता है, ठीक है। तो मांग, अब मांग कैसी हो सकती है, मांग भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो टाइप की हो सकती है, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। मांग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हो सकती है। मांग को ही क्या कहते हैं, दहेज कहते हैं, यानी कि शादी या वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष से या वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष से जब मांग की जाती है, मांग के बाद जो संपत्ति या गिफ्ट दिए जाते हैं वो दहेज कहलाते हैं। अगर मांग नहीं है और कोई ऐसे ही दे रहा तो वह दहेज ना कहकर उपहार कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ से देखिए दहेज की परिभाषा से ही मोस्टली क्वेश्चन आते हैं दहेज प्रथा प्रतिषेध अधिनियम एक्ट में, ठीक है, जो हमारा अधिनियम है इसमें, ठीक है, इसमें दहेज की परिभाषा से मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक। तो चलिए अब देखिए परिभाषा क्या हुई, तो हम लोग कह सकते हैं एक पक्ष के अभिभावक यानी कि माता पिता या रिश्तेदार के द्वारा दूसरे पक्ष के अभिभावक यानी दूसरे पक्ष के जो माता पिता या रिश्तेदार होते हैं उनसे शादी से पहले या शादी के समय या शादी के बाद प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी संपत्ति या किसी मूलभूत प्रतिभूति की जो मांग की जाती है वही दहेज कहलाती है। देखिए जो हमारा मूल एक्ट था उसमें विवाह से पूर्व और विवाह के समय ये दो टर्म दिए गए थे, लेकिन विवाह के पश्चात की गई मांग को दहेज कहा जाता है। ये एक्ट दिया गया 1981 के संशोधन के द्वारा, ठीक। यानी कि विवाह से पूर्व और विवाह के समय ये दो जो टर्म थे ये हमारे मूल एक्ट में थे, लेकिन जब 1981 का संशोधन हुआ उसमें ऐड कर लिया गया विवाह के पश्चात भी अगर कोई मांग करता है तो उसको दहेज माना जाएगा, ठीक ठीक। और दहेज की अतिरिक्त मांग, दहेज की अतिरिक्त मांग भी दहेज कहलाती है, ठीक, सॉरी, दहेज की अतिरिक्त मांग ही दहेज कहलाती है। और दूसरी परिभाषा क्या है, देखिए दहेज की मांग अगर विवाह प्रस्तावित है, दहेज की मांग अगर विवाह प्रस्तावित है, विवाह संपन्न नहीं हुआ है, तब भी न्यायालय संपन्न नहीं है, तब भी न्यायालय से दहेज की श्रेणी में मानता है। अब ये क्या हुआ भैया, विवाह प्रस्तावित है, विवाह हुआ भी नहीं तो दहेज कैसा, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोगों का विवाह फिक्स हो गया, हम लोगों का विवाह फिक्स हो गया और दहेज
तय करने के चक्कर में शादी नहीं हुई, तब भी वर पक्ष या वधु पक्ष जिसने भी दहेज की डिमांड की है उसके जो पक्ष बचेगा वो न्यायालय जा सकता है और दहेज प्रथा उस पर लग सकती है। यह न्यायालय मानता है कि शादी फिक्स हुई, शादी हुई है या नहीं हुई ये बात का मैटर है। आपने शादी फिक्स करते टाइम भी दहेज अगर मांगा है तो आप पे दहेज प्रथा लग सकती है। ठीक, तो अब दहेज के कुछ अपवाद हैं, दहेज के कुछ अपवाद हैं, कौन कौन से, जैसे दहेज के कुछ अपवाद है, जैसे कि मुस्लिम समाज में विवाह के समय करार की गई रकम दहेज नहीं होती। यानी कि जो मेहर दिया जाता है वह दहेज की श्रेणी में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम समाज क्योंकि मुस्लिम समाज इसे अपनी प्रथा मानता है। ठीक, यानी कि जब मुस्लिम समाज में शादी होती है और उसे मेहर यानी कि दहेज दिया जाता है तो वह दहेज की श्रेणी में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम समाज है वह मानता है कि मेहर उनके रीति रिवाज या उनकी प्रथा है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मांग शब्द का शामिल ना होना। देखिए, अगर मांग शब्द शामिल नहीं है तो वह दहेज नहीं है। ये बात तो आपको स्टार्टिंग से समझाते आ रहा हूँ। मांग तभी है जब एक वर्ग पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष से मांग की जाए। मांग नहीं कोई ऐसे दे रहा तो वह मांग ना होकर उपहार है। ठीक, इसके बाद देखते हैं बच्चों के जन्म तथा अन्य अनुष्ठानों के समय दिए जाने वाले उपहार दहेज नहीं होते। वह हमारी रीति रिवाज का एक हिस्सा होते हैं। यानी कि देखिए, जब बच्चे का जन्म होता है या
अन्य कोई अनुष्ठान होते हैं तो उस समय दिए जाने वाले उपहार दहेज की श्रेणी में नहीं आते। उनको ऐसा माना जाता है कि यह हमारे समाज के रीति रिवाज हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, वधू वधू द्वारा फिर हो टच नहीं, वधू द्वारा अपनी पैतृक संपत्ति में पैतृक संपत्ति की मांग दहेज नहीं कहलाती। या मानी जाती है। मानी जाती है। ठीक, तो अपवाद कौन कौन से हैं? ठीक, देखिए मुस्लिम समाज में विवाह के समय करार कर दी गई रकम को दहेज ना माना जाता है क्योंकि वह मेहर होता है और मुस्लिम समाज का मानना है कि मेहर उनका रीति रिवाज का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, उसके बाद मांग शब्द, देखिए अगर मांग शब्द शामिल नहीं है तो दिया गया गिफ्ट उपहार माना जाता है या उपहार माना जाता है, ना कि दहेज। फिर क्या है, बच्चे के जन्म तथा अन्य अनुष्ठानों पर दिया गया उपहार दहेज ना होकर हमारे समाज की रीति रिवाज है। ठीक है, उसके बाद वधू द्वारा अपनी पैतृक संपत्ति, यानी उनके जो पिताजी हैं उनकी संपत्ति की जो मांग की जाती है वह दहेज नहीं होती, अपितु उसका हक होता है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा।